माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉइंट। आप आज से हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स के हर एक चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जैसे एनपीयू है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के हाई लेवल कॉन्सेप्ट तक देखेंगे। उसके बिहार बोर्ड में मोस्टली टीचर है ना डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक को प्रेफर करता है, तो वो उस बुक के सभी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझेंगे और सॉल्व करेंगे। उसके बाद 10 साल के क्वेश्चन को बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको सॉल्व करके देखेंगे। तो हम पहले बात करते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे। तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे बात करने से पहले हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन जिसको हिंदी में संस्था कहा जाता है, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट मेकिंग, और सेकेंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग। नॉन जिसको एनपीयू कहा जाता है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या है? तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करना। और ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है? तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है टू गिव सर्विसेज, मतलब सेवा देना। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, कॉलेज, स्कूल, ये सब प्राइवेट लेवल पे। प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल, टाटा इंडस्ट्री, ईटीसी, बहुत सारे एग्जाम्पल। वैसे ही नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे तुमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट के कॉलेजेस, स्कूल, पार्क, डीसी। अब ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के इनकम की सोर्स क्या है? वर्क फॉर प्रॉफिट, काम से लाभ कमाना। और इसके इनकम के सोर्स क्या है? इसके इनकम के सोर्स बहुत सारे, लेकिन दो मेन हैं, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि है ना, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट में जो अकाउंट्स बनते हैं, मतलब फाइनल अकाउंट कौन से बनते हैं? इसमें फाइनल अकाउंट बनता है, और इसमें फाइनल अकाउंट के समय 3 अकाउंट बनता है। फाइनल अकाउंट टाइम 3 अकाउंट बनेगा। फर्स्टली बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड बनता है पीएल अकाउंट,
और थर्ड बनता है बैलेंस शीट। इसमें भी फाइनल अकाउंट बनता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें भी 3 बनता है। पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते हैं। दूसरा इनकम अकाउंट, जिसको आय व्यय खाता कहते हैं हिंदी में। और तीसरा आता है बैलेंस शीट, जिसको आर्थिक चिट्ठा कहा जाता है। ये इसमें भी प्रॉफिट मेकिंग में भी बैलेंस शीट बनता है और नॉन प्रॉफिट मेकिंग में भी बैलेंस शीट बनता है। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट अकाउंट। ये हम लोग को ना बस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इसलिए डिस्कस किए क्योंकि हम लोग को कभी डिफरेंस ही एग्जाम में पूछ ले प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग में क्या क्या डिफरेंस है, इसलिए हम लोग प्रॉफिट मेकिंग को समझे। क्योंकि हम लोग को 12th में प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ना है, बस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। तभी भी इसके बारे में इसलिए डिस्कस किए कि प्रॉफिट मेकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कभी भी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग देखिए। तो अब हम लोग को बस 12th में पढ़ना है नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग। तो नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग का उद्देश्य क्या है? सर्विस कमाना। और के एग्जांपल्स जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेज, पार्क, ये मंदिर, मस्जिद, ये सब है, सब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। और इनकम की सोर्स, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम की सोर्स भी तो कुछ होंगे। तो संस्था चलाने के लिए कुछ इनकम, तो ना इसकी इनकम बहुत सारी है, लेकिन मेनली 2 इनकम इम्पॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन सब्सक्रिप्शन और फाइनल अकाउंट। इसमें भी फाइनल अकाउंट बनता है और इसमें भी फाइनल अकाउंट बनता है। तो इसलिए तो हम लोग को पढ़ना नहीं है 12th के लिए। लेकिन ये जो इसका जो फाइनल अकाउंट है, इसमें 3 फाइनल अकाउंट के समय बनता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसको आय व्यय खाता कहा जाता है। और बैलेंस शीट, जिसको आर्थिक चिट्ठा कहा जाता है। तो पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम लोग पहले कुछ ना टर्म्स जान जाते हैं, फैक्ट। तो ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना, वो समरी है, समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समरी है कैश बैंक ट्रांजैक्शन का। और सेकेंड बात करें तो ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, लाइकली है। किसके लाइकली है? तो कैश बुक के। बुक के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, कैश बुक की तरह ही है। देखिए वो कैश बुक है नहीं, लेकिन उसकी तरह है। उसके बाद 3 नंबर का ये टर्म क्या आएगा, मतलब फैक्ट। तो 3rd नंबर पे आएगा जैसे डेबिट साइड। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड क्या आता है? रिसीट आता है। और क्रेडिट साइड क्या आता है? पेमेंट आता है। पेमेंट अकाउंट स्टार्ट्स, कैसे स्टार्ट होता है? तो ओपनिंग कैश बैंक से स्टार्ट होगा। और इंड होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंड कैसे होता है? क्लोजिंग कैश बैंक से। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, ये नॉन कैश आइटम को इग्नोर करता है।
क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन कैश आइटम को इसलिए इग्नोर करता है क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस, वो ना एक्यूरल बेसिस पे नहीं बनता या फिर क्रेडिट बेसिस पे नहीं बनता, इसलिए वो नॉन कैश आइटम को इग्नोर कर रहा है। उसके बाद ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसी भी साल, करेंट हो, करेंट ईयर हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो या एडवांस ईयर हो, सबके सब ट्रांजेक्शन को लिखता है, सब तीनों ईयर के, तीनों अथी के ट्रांजेक्शन को लिखता है। सब ट्रांजेक्शन लिखता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 9 नंबर का। तो एक लास्ट है कि ये एक और चीज़ को इग्नोर करता है, ये तो इसी में आ गया, इग्नोर करता है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एंड एक्रूड इनकम को। अब हम लोग पहले बात करते हैं, इतना तो समझ गए। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं और फॉर्मेट से हम लोग समझते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है और ये ना समरी है कैश और बैंक का। ये कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन का ये समरी है, इसीलिए इसको कैश बुक कहा जाता है। कैश बुक कहा नहीं जाता है, कैश बुक की तरह है। और उसके बाद है ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड रिसीट आता है और क्रेडिट साइड पेमेंट आता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश बैंक से और एंड होता है क्लोजिंग कैश बैंक से। और है ना ये कैश बेसिस पे बनता है, इसीलिए ये इग्नोर करता है नॉन कैश आइटम को। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एडवांस ईयर सभी ईयर के ट्रांजेक्शन को लिखता है और इग्नोर करता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम को। अब हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मेट पे। तो फॉर्मेट पे चलते हैं, क्योंकि पहले हमको इसकी लाइन पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का अभी वो देखते हैं फॉर्मेट। तो पहले तो हम लोग ऊपर में लिखेंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन का होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फॉर द ईयर एंडिंग, किस ईयर के अंत में, भले वो फॉर्म फाइनेंशियल ईयर हो या फिर फाइनेंशियल या फिर कैलेंडर ईयर। देखिए ये फाइनेंशियल ईयर तो जानते ही होंगे कि स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को, 31 मार्च को। और वहीं पे हम लोग बात करते हैं ये कैलेंडर ईयर का। तो कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। और फॉर्म फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, FF लिख देते हैं इसको। फॉर्म फाइनेंशियल ईयर होता है कि आप किसी भी शुभ दिन से स्टार्ट किए, जैसे कि बहुत सारे आप दिवाली से स्टार्ट करते हैं, दिवाली से स्टार्ट किए तो नेक्स्ट ईयर के दिवाली में वो अपना अकाउंट क्लोज कर देते हैं। ये 3 होता है फाइनेंशियल, फॉर्म फाइनेंशियल और कैलेंडर। तो उसमें से जिसका भी हो तो उसका डेट लिखना पड़ेगा, ये ईयर भी होगा तो ईयर लिखना पड़ेगा। और है ना जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग बना रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऊपर और डेट नीचे। और अब यहाँ साइड होता है डेबिट, इधर साइड होता है क्रेडिट। डेबिट में आएगा रिसीट, अमाउंट, रुपीज़ का साइन देना इम्पॉर्टेंट है, ऐसे नहीं भी दिए तो इतना गौर नहीं करता है बिहार बोर्ड में, तभी भी दे देंगे तो आप लोग का मार्क्स नहीं कटने का 1%, फिर कटने का 1% भी चांस नहीं रहेगा। इसके बाद ये हो गया। उसके बाद आते हैं डेबिट साइड हमेशा 2 लिखाता है और क्रेडिट साइड हमेशा बाई लिखाता है।
अब यहाँ से देखिएगा आराम से, जैसे ओपनिंग कैश बैंक होता है ना, हम लोग यहीं पे डिस्कस किए थे पीछे, ओपनिंग कैश बैंक दिया रहेगा, ओपनिंग कैश, कैश दे या बैंक दे या फिर कैश बैंक दोनों दे, तो उसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस B/D। और अगर आपको मतलब दोनों दे दिया, कैश इन हैंड भी दे दिया है, कैश एट बैंक भी दे दिया, आप चाहते हैं कि हम अच्छे से हटा हटा के लिखें इधर साइड से, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक। अगर मतलब मान लेते हैं कि कैश इन हैंड ही बस दिया, तो टू बैलेंस B/D में लिख देंगे, और है ना उसके बाद ब्रैकेट में लिख करके कैश लिख देंगे। देखिए, आपको अलग अलग करके लिखने का मतलब लिख सकते हैं। पर उसके बाद आते हैं कि ना नेक्स्ट है कि टू लिखिएगा क्योंकि डेबिट साइड है। कैश कम्स इन एनी वे, कैश कम्स इन एनी वे, कैश कम्स इन एनी वे, किसी भी करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, या फिर एडवांस ईयर। किसी भी ईयर से कैश कम्स हो रहा है, किसी भी ईयर से कैश कम्स हो रहा है, किसी भी रीज़न से कैश आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, भले वो करेंट ईयर हो, प्रीवियस ईयर हो या फिर एडवांस ईयर हो, तो उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख सकते हैं। इसके हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे, इसे तो बनाते बनाते हम लोग को खुद ही आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे कैश गोज आउट इन एनी वे, एनीवे करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर या फिर एडवांस ईयर। किसी भी ईयर का हम लोग लिखेंगे। उसके बाद आप मतलब कैसे ना किसी भी रीज़न से कैसे ना ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, भले वो करेंट ईयर में हो या फिर प्रीवियस ईयर में हो या फिर एडवांस ईयर में, तो उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और दूसरा आता है बाई बैलेंस C/D, मतलब जो क्लोजिंग कैश बैंक होता है वो। और उसके इक्वल कर देने के बाद बन जाएगा। और लाइन आप लोग एग्जाम में बिल्कुल नहीं ड्रा कीजिए, यहाँ पे भी रुपीज़ का साइन दीजिएगा। आपका ये रहा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि अगर